आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो 9 जून 2025 को ये पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है उसी का ये पेपर है। इस श्रृंखला में अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करते क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके थ्रू जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और जो भी एग्ज़ाम में कैसे हम कम से कम समय में कर सकते हैं, क्या ट्रिक हो सकती है, कितने कम समय में आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो सारे तरीके मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। तो इसीलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक म्यूजिक सेट की जो मूल कीमत है वो 8,800 है। उसकी कीमत में पहले 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई। तो कह रहा है कि नई कीमत कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 तरीके बता देता हूँ। देख लेता हूँ कि कितनी चेंज हो रहा है। तो पहले 12% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा 25, और इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 में से 12 अगर हम घटा देंगे तो 13 बचेगा, और माइनस 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 3 बार, यानी 13 में से अगर 3 माइनस कर देंगे यानी कि 10% का क्या होगा, चेंज होगा। प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि होगी। तो मूल कीमत अगर 8,000 है और 10% की वृद्धि हो रही है, इसकी मतलब बढ़ी हुई कीमत कितनी होगी तो 11/10 हो जाएगी। 10% बढ़ने का मतलब 110/100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/10 आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 11 में 8 का गुणा करेंगे तो 8800 क्या हो जाएगा, उसकी बढ़ी हुई यानी नई कीमत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट लगा सकते थे इसको, जैसे कि 8,000 मान लीजिए कीमत है, पहली कीमत है, तो 12% कमी की गई, इसका मतलब कितना हो जाएगा तो 88/100 हो जाएगा। उसके बाद से 25% की वृद्धि की गई, यानी कि 125 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कट करेंगे तो 25 पचे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा, और इस 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में 88 का गुणा करेंगे तो सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा 8800 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप दोनों में से किसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप इसको डिविजिबिलिटी से भी कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही आपका 12% की कमी की जाएगी, इसका मतलब 88, और 88 में एक फैक्टर आपको 11 दिख रहा है, तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन सी वैल्यू 11 से विभाजित हो रही है। तो 8311 से विभाजित नहीं होगी, 93 भी नहीं होगी, 81 भी नहीं होगी। तो एक ही वैल्यू है जो कि 11 से विभाजित होगी। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो सारे आंसर हैं वो पूर्णांक में है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी की औसत जो वजन है वो 42 किलोग्राम है, और ए और बी का जो औसत वजन है वो 40 किलोग्राम है। बी और सी का जो औसत वजन है वो 42 किलोग्राम है। तो कह रहा है कि बी का वजन कितना होगा। तो इसको करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आप ए बी सी का औसत वजन अगर 45 दिया है तो यहाँ से इन तीनों के वजन का योग निकाल देंगे 3 से गुणा करके, क्योंकि हमें पता है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, और उसमें क्या करते हैं पदों की संख्या से भाग कर देते हैं तो औसत निकल के आता है। तो 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 45 गुणा के 90, और 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, यानी कि तीनों का योग 135 हो जाएगा। ए और बी का औसत वजन कितना दिया है 40, तो योग कितना हो जाएगा तो 40 गुना के 80 हो जाएगा। इसी तरह बी और सी का औसत वजन 42 है, तो योग कितना हो जाएगा तो 42 गुना के 84 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 80 में अगर हम 84 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा तो 164 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले वाले में भी बी काउंट कर लिया गया है, और दूसरे वाले में भी बी काउंट कर लिया गया है, इस 84 में भी। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 164 आया है उसमें से 135 घटा दूंगा, तो बी का क्या हो जाएगा वजन निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 164
और माइनस 135 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 29 क्या हो जाएगा, ये बी का औसत वजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ये तो पहला तरीका हो गया जो कि आपने बेसिक एकदम फार्मूला बेस्ड तरीके से किया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर ए, बी और सी। अगर आपने मेरी औसत की वीडियो देखी होगी तो मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ। तो औसत वजन कितना है, तो ये 45 किलोग्राम है। ए और बी का औसत वजन कितना है, तो 40 किलोग्राम। तो मैं क्या करते देता हूँ कि इसको 40 और इसको 40, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांट देना, तो दोनों को 40-40 दे देता हूँ। बी और सी का औसत वजन कितना है, तो 42 किलोग्राम है, तो इसको 42 और इसको भी 42 दे देता हूँ। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इन तीनों का औसत कितना है, तो 45 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 45 तो ये नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ए को 45 बनाने का प्रयास करेंगे। तो ए को 45 बनाएंगे तो इसे 40 से 5 लेके इसको देना पड़ेगा, यानी कि अगर ये ए आपका 45 हो रहा है तो ये 5 कहाँ से लेगा, तो इस बी से 5 लेगा। तो अब बी के पास कितना बचेगा, तो 35 अब बचेगा बी के पास। आप बस क्वेश्चन को समझ जाइए, ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरह क्वेश्चन को लगाने का। अब वापस नीचे वाले पे आते हैं, तो इसको भी 45 हमें बनाना पड़ेगा। तो 45 मान लीजिए इसको मैं बना देता हूँ, तो 3 इसको देना पड़ेगा। तो 3 देगा कहाँ से, तो ये जो 42 इसके साथ है यही 3 देगा। तो इसका मतलब अब इसके पास कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो देखिए 45 ए भी हो गया, 45 सी भी हो गया, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होगी, अभी 45 नहीं हुई। तो बचा कितना है बी की, तो ऊपर 35 बचा है और नीचे 39 बचा है। तो इन दोनों को जोड़ के बस क्या करेंगे, हम 45 से घटा देंगे, क्योंकि बी को भी 45 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहीं से 45 घटा देता हूँ। तो 45 में से घटेगा तो 10 बचेगा माइनस का, और 39 में से 10 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकालेंगे तो 29 आ जाएगा। ये जो तरीका है वो बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं। मैं औसत से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैं उसमें आपको थॉट प्रोसेस और कितने कम समय में आप कर सकते हैं वो सारी तरीके मैं उसमें बताया हूँ एकदम आसान शब्दों में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो x है वो ए स्क्वायर का अनुपाती है, और ए जो है वो y के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस वाली लाइन में मैं लिख लेता हूँ कि x जो है वो अनुपाती किसके है, तो ए स्क्वायर के, और ए जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि y के व्युत्क्रमानुपाती ए, व्युत्क्रमानुपाती करने का मतलब 1/a हो जाएगा। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि y का मान 6 होने पर x का मान कितना है, 97 होता है, तो y का मान 2 होने पर x का मान कितना होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में a जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो इसको इस a को हटा देते हैं और x y के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो स्क्वायर अगर इसको करूँगा तो ये भी y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, तो एक्स वाई स्क्वायर अनुपाती किसके हो जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो 1 के हो जाएगा। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक्स व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, तो 1/y², वाई स्क्वायर का इधर गुणा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x और y के बीच में संबंध हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मैं फार्मूला क्या बना सकता हूँ कि x1/x2 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो y2/y1 इसके होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसी पे वैल्यू रख के जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या रहा है कि अगर x की वैल्यू 97 है तो y की वैल्यू 6 है, तो रख दीजिए। तो x की वैल्यू 97 और y की वैल्यू कितनी है, तो 6 है। तो यहाँ पे फिर y की वैल्यू अगर 2 है तो इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि x2 का मान निकालना है। तो सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा करेंगे और 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 9 97 में 9 को गुणा करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 97 × 9 हो जाएगी, 9 7 63। लास्ट में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुणा कर सकते हैं कि 9 7 63, 6 हो जाएगा, 9 9 81 और 6 87 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए
दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक में बिछा सकता है। तो दिया क्या है कि ए जो है वो 8 दिनों में क्या कर सकता है, दोनों स्टेशनों के बीच में जो ट्रैक है वो बिछा सकता है। बी जो कह रहा है कि कितने दिनों में उसी कार्य को, तो 24 दिनों में। और आगे कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा अगर सी की सहायता से वे कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। तो सी की सहायता करने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 3 दिन में। इन्हें तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 24 से 1 बार, और 3 से भाग करेंगे तो 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की 1 आ गई, और ए प्लस बी प्लस सी की 8 आ गई। तो ए प्लस बी की संयुक्त एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। टोटल एफिशिएंसी 8 है, तो 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 ये होगा क्या, तो ये सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब कह रहा है कि अकेले सी, तो सी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल कार्य 24 है, तो 24 कार्य को 4 एफिशिएंसी से करने में कितना समय लगेगा, तो 4 6 के 24 यानी कि 6 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 10:17:14 है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि घनाभ की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच जो अनुपातिक संबंध है वो x है। तो यहाँ से लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, तो 10x निकल के आ जाएगी। चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी, तो 17x हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 14x हो जाएगी। हमें पता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस क्या होता है, LH होता है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1096 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 16, 2 8 16 यानी 548 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का गुणा करते चलेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देख रहे हैं कि तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर पहले ही बाहर ले लीजिए। अब 17 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, प्लस 14 में 10 का गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा, और प्लस 14 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 चौको 68 हो जाएगा, 6 17 में 17 और 6 23 हो जाएगा। इन्हें तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 3 और 4 7 7 14 को 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 5 यानी कि 548 हो जाएगा। यानी कि 548 एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 548 के बराबर आ गई। तो यहाँ से 548 से 548 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 की। तो यहाँ से एक्स का मान अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 10 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते थे कि जो भी आंसर होगा इससे 10 का फैक्टर होगा। तो देखिए 10 से विभाजित क्या होगा, 1 तो नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं, 10 से विभाजित होगा। तो एक ही ऑप्शन आपको बचा है 10 से विभाजित होने के लिए, 10, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप बिना इसको सॉल्व किए डिविजिबिलिटी रूल से आप बता सकते थे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का जो अनुपात है वो 7:8 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का जो अनुपात है वो 11:16 है, तो सीमा और दर्शन का कुल जो व्यय है वो रुपए में कितना है, ये आपको बताना है। आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग तरीका आपको बताऊंगा। आपसे पूछ रहा है कि सीमा और दर्शन की कुल व्यय कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो व्यय का अनुपात आपको दिया है कि 11 और 16 दिया है। तो मैं मान लेता हूँ कि इतना ही व्यय है, तो कुल व्यय यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27। यानी जो भी आंसर आएगा वो 27 का क्या होना चाहिए, वो आपका मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 27 से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। ऑप्शन पे देख लें तो 68 आपका 27 से विभाजित नहीं है, 64 आपका 27 से विभाजित नहीं है, 63 भी आपका 27 से विभाजित नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी इसका बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ।
तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीमा और दर्शन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये सीमा हो गई, ये दर्शन हो गई। बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इनकी आय का अनुपात कितना है, तो 7:8 है। और ये इनकम में लिख लेता हूँ, एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च का अनुपात है वो कितना है, तो 11:16 है। और जो सेविंग, ये नीचे क्या लिखते हैं, सेविंग लिखते हैं। इसका जो अनुपात है वो कितना है, तो ये वैल्यू में दिया है, तो ये 15,000 है और 9,000 है, तो लिख लेते हैं 9,000। अब क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करके डिफरेंस निकालते हैं। तो 16 सत्ते क्या होता है, 112 होता है। 11 में 8 का गुणा करेंगे तो 11 8 है 88। अंतर निकालेंगे तो 12 12 24 आ जाएगा, यानी इस 24 की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करके अंतर निकालेंगे। तो 11 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 99,000 हो जाएगा। इसी तरह 15 में 16 का गुणा करेंगे तो 15 में 15 गुणा कर देते हैं 225। 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, और 240 के साथ 3 जीरो लग जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल देते हैं। तो 3 जीरो दोनों में है तो 3 जीरो रख देंगे। जीरो है 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 यानी कि 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यानी कि 1,41,000 क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो हमने डिफरेंस निकाला है यानी 24, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके एक की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 2 6 यानी 3 से कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा, 3 चौक 12, 2 21, 3 7 21, यानी कि 47,000 हो जाएगा। यानी कि लास्ट में 3 जीरो है तो ये 8 से भी कट जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 5 40 हो जाएगा। 7 जीरो 8 64, 6 60 हो जाएगा। 8 7 56, 4 40, 8 5 40, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 8 7 और 5 आ गई एक की वैल्यू। तो यहाँ से हम 8 की वैल्यू निकाल देंगे और 7 की वैल्यू निकाल के इनका इनकम निकाल देंगे। तो यहाँ से इनकम निकालेंगे तो पहले वाली की यानी कि सीमा की इनकम कितनी हो जाएगी, तो 5 8 7 5 और इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसकी इनकम हो जाएगी 5 8 7 5 और इंटू 8 हो जाएगा। ये दर्शन की इनकम हो जाएगी और ये सीमा की इनकम हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि कुल व्यय कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए इतना इनकम है और इसमें से 15,000 सेविंग कर रहे हैं, तो ये 15,000 इसमें से घटा देंगे तो इतना क्या हो जाएगा, इनका व्यय हो जाएगा। इसमें से 9,000 घटा देंगे तो इतना क्या हो जाएगा, इसका व्यय हो जाएगा। दोनों का योग पूछ रहा है तो बस क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो ये देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 5 8 7 5 ये कॉमन हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा। और इसमें से माइनस कर देंगे तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो यानी कि 24,000 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें गुणा कर लेते हैं तो 15 5 75 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 15 7 105 और 7 यानी कि 112 हो जाएगा। अब देखिए इसके लास्ट में जीरो है तो लास्ट में 25। इस तरीके से भी आप लगाएंगे तो आंसर यही आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 15 8 120 हो जाएगा। 120 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 131 यानी 13 कैरी हो जाएगा। 15 5 75 और 13 88 हो जाएगा। इसमें से हम 24,000 घटा देते हैं। तो 24,000 घटाएंगे तो लास्ट में 125 आ जाएगा। 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा और 8 में से 2 जाएगा 6। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ गया। हालांकि मैं इस तरीके को बहुत ही रेयर कंडीशन में प्रेफर करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। फिर भी मैंने कैलकुलेशन को उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं किया है, सिंपल तरीके से किया है। तो आप इस तरीके से भी, ये इसका बेसिक अप्रोच था, मैंने बेसिक बता दिया। और जो एग्ज़ाम में ओरिएंटेड अप्रोच था मैंने डिविजिबिलिटी का वो स्टार्टिंग में बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8.2727 ऐसे करके कह रहा है कि इसका तुल्य भिन्न ज्ञात करिए, यानी कि इसको सिंपल सा P/Q के फॉर्म में लिखिए। तो जब भी कोई संख्या है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 7 का रिपीटिशन हो रहा है तो 2 7 के ऊपर बार। तो कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्म में अगर लिखना है, अगर उस संख्या के ऊपर बार है तो सबसे पहले पूरी संख्या आप लिखते हैं। तो 827 माइनस जितने के ऊपर बार नहीं उसको घटा देते हैं और डिवाइडेड बाई जितने संख्याओं को ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो 827 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 819 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो 9 से कट करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा और 9 कमे 9 और नीचे क्या हो जाएगा 11 9 99, यानी ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसका व्यय जो है वो 960 रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी। तो देखिए 40% अगर बचाता है तो इसका मतलब 60% क्या करता होगा, वो खर्च करता होगा। तो इसे 60% की वैल्यू आपको 960 दिया है, यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 6 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 छः का 96 होता है, यानी कि 160 हो जाएगा। इनकम पूछ रहा है यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से गुणा कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 10% की छूट पर बेचा, तो उसे 71% का लाभ हुआ। तो X का मान पूछ रहा है आपसे। तो कितने का लाभ हुआ, 71% का लाभ हुआ। और कितना अधिक अंकित किया, तो X% अधिक अंकित किया। छूट कितने की दे रहा है, तो 10% की छूट दे रहा है। तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जब 10 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो x माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाग करेंगे तो ये आपका इसमें गुणा होगा, तो 10x में से x घटेगा तो ये हो जाएगा 9x और बटा 10 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसे 9 से विभाजित करेंगे तो ये 9 बार चला जाएगा। इसे 10 का 9 में गुणा करेंगे तो 90 क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कंचों को 4 बॉक्स ABCD में 6:3:7:5 के अनुपात में पैक किया जाना है। यदि बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम हैं तो सभी बॉक्स में कुल कितने कंचे हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यही कंचे हैं जो बॉक्स में रखे जाने हैं, तो बी के पास कितने कंचे हैं, तो 3, और डी के पास कितने हैं, तो 5 है। तो कह रहा है कि बी में डी से इतना कम है, तो यहाँ पे कितना कम है, तो 2 कम है। इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 400 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि सभी बॉक्स में कुल कितने कंचे हैं, यानी कि टोटल आपसे पूछ रहा है। दीजिए तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 5 21, यानी 21 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप देख भी सकते हैं कि 21 से कौन विभाजित हो रहा है, 41 नहीं विभाजित होगा, 40 भी नहीं, 39 भी नहीं, एक ही ऑप्शन है जो 21 से विभाजित हो रहा है। तो 4200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 200 हो जाएगी। 21 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 21 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 200 गुनी हो जाएगी। तो 21 दूना के 4200 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं की लंबाई आपको दी है 15:14, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो जब समरूप त्रिभुज में उसकी भुजाओं में अनुपात दिया होता है तो उसके क्षेत्रफलों में अगर अनुपात पूछे तो बस इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो 225 अनुपात 196 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए परिमाप में ये अनुपात पूछता तो जो भुजाओं में अनुपात है वही परिमाप में भी अनुपात होता, तब यहाँ पे आंसर क्या होता था, 15:14 हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5m² + 18m + 16 = 0 के मूल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसको करने के कई तरीके हैं। आप इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल दीजिए, या जो भी ऑप्शन दिए हैं इस ऑप्शन में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, या आप इसके मूल अल्फ़ा और बीटा मान के आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ कि ऑप्शन के थ्रू ही इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो -4 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 चौको 16, 16 पचे 80 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 18 चौक 72 हो जाएगा, और प्लस 16 हो जाएगा। तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। 4 रखेंगे तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि अगर माइनस पे अगर ये नहीं हो रहा है तो प्लस पे ये 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये 72 क्या हो जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये वाली भी वैल्यू नहीं होगी। अब 2 पे रख के चेक कर लेते हैं। तो 2 पे रखेंगे तो 2 दूना के 4 पचे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 18 दूना के 36 हो जाएगा। अब चूंकि 2 प्लस में रखेंगे तो सारी वैल्यू आपके प्लस में हो जाएंगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप रख के चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका 20 हो जाएगा, माइनस 18 दुना के 36 हो जाएगा, और प्लस 16, 16 में 20 जोड़ेंगे तो 36, माइनस 36 कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि के पास 1612 है। उन्होंने इसे अपने बेटे जो कि शान और पीयूष में बांट दिया है। उन्होंने इसको वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो कह रहा है कि ऋषि ने शान को कितनी राशि दी थी, ये आपको बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पिछली वाली जो शिफ्ट थी 6 तारीख को, जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे, मैंने बताया था उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो मिश्रधन का जो फार्मूला होता है बस उसी फार्मूले पर रख दीजिए। तो ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 और टू द पावर कितना होता है, एन होता है। तो देखिए अगर मैं उनके दो बेटे कौन कौन से हैं, तो शान और पीयूष हैं। तो शान को अगर मैं मान लेता हूँ कि एस ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100, आर की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, तो 8 बटा 100, और ये कितने वर्षों के लिए दिया है, तो 19 वर्षों के लिए। और जो पीयूष है उसको कितने वर्षों के लिए, तो 20 वर्षों के लिए। तो ये हो जाएगा 8 बटा 100, और इसके पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 19 पावर से ये 19 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से शान और पीयूष इनकी राशि का रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी कि 27 बटा 25 हो जाएगा। इनकी राशि का अनुपात हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि शान को कितनी राशि मिली होगी, यानी जो भी शान को राशि मिली होगी वो 27 का फैक्टर होगी। ये 27 का फैक्टर मतलब वो राशि 3 से विभाजित होनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन पे देखें तो ये देखिए 7 7 14 और 5 19, ये 3 से विभाजित नहीं है। 8 7 15 5 20, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 6 और 8 7 15, ये आपके 3 से विभाजित है। तो 9 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि राशि 27 जो है वो 9 से भी विभाजित होगी। तो ये 8 6 14 और 14 और 7 21 हो जाएगी। तो ये 9 से विभाजित नहीं है। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 3 11 और 7 18, 18 9 से विभाजित है। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से इन दोनों राशि का योग कितना हो जाएगा, तो 25 दूना के 50 और 2 52। इस 52 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 1 6 1 2 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि शान यानी कि 27 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 1 6 1 2 डिवाइडेड बाई 52 और इंटू कितना हो जाएगा, 27। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 से कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 13 से कट कर लेते हैं तो 13 3 39, 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा 31 गुणे 27। गुणा कर लेंगे तो 27 में 1 का गुणा करते हैं तो 27 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 27 3 81 और 2 83 हो जाएगा, यानी कि 837। इस तरीके से भी आपका आंसर आ जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसको सरल कीजिए। तो सब देख रहे हैं कि प्लस है तो अलग अलग ही जोड़ लीजिए। देखिए 86, ये 81 घट जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 42 में से माइनस का 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। तो 76 बटा 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो भाग दूंगा तो 3 और 1 16, यानी कि 2 8 16 38 हो जाएगा। और इसमें 37 में जोड़ देता हूँ तो लास्ट में 8 7 15 को 5 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 75 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि x के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4 का मान कितना होगा। तो देखिए मैं फार्मूला बता चुका हूँ। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9, और प्लस इसमें जोड़ देते हैं 2, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। अब इसका एक बार और स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4, इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, 2 घट जाएगा। तो 121 में से 2 घटाएंगे तो 119 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विजय का वेतन पहले 16% घटाया जाता है और बाद में 11% बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है कि उसके अंतिम वेतन में आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत की कम था।
तो देखिए 16% घटाया जाता है, 11% बढ़ाया जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 गुणे 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 16 में से 11 घटाएंगे तो 11 और 5 16, माइनस का 5। अब ये 4 से कट कर लेते हैं या डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, कट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 100 से भाग देना आसान होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 176 हो जाएगा, और 100 से भाग करेंगे तो 1.76 हो जाएगा। दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6.76 की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर दी जाएगी। दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। तो जो 23 पाइप 29 मिनट में क्या कर रहे हैं, पानी की टंकी को भर दे रहे हैं। अभी कह रहा है कि 23 की जगह पर अगर 47 हो जा रहा है तो समय कितना लगेगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसको करने का एक अगर सिंपल सा तरीका है, जो कि अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आपकी बतानी है। तो देखिए जब 23 था तो ये 29 मिनट लग रहा है। अब पाइपों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई है, तो 47, यानी कि 23 दूना के 46, लगभग दोगुना कर दिया गया है। तो जो लगने वाला समय होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि 29 का अगर आधा करेंगे तो ये आपका 14 दूना के 28, यानी कि 14 और 15 के बीच में आना चाहिए। और 14 और 15 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया है, 14.19, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और पहले की जो दूरी की दोगुनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वो उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत जो चाल है 34 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटा कुल दूरी तय करने में लगने वाला समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं अपनी सुविधा अनुसार कोई ऐसी वैल्यू मान लूँगा जो कि 11 और जब 11 से विभाजित हो और जब उसका दोगुना करें तो 44 से विभाजित हो। तो मैं मान लेता हूँ कि 22 किलोमीटर की दूरी है जो कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो कितना समय उसको लगा होगा, तो 11 दूना के 22 यानी कि 2 घंटा लगा होगा। अब क्या करें कि पहले की दूरी की दोगुनी, तो 22 का दोगुना करेंगे तो 44, यानी कि अब 44 किलोमीटर की दूरी को 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रहा है तो कितने घंटे में तय कर देगा, तो 1 घंटे में तय कर देगा। ठीक है, तो जाते समय उसको कितना समय लगा है, तो 2 घंटा प्लस 1 घंटा यानी कि 3 घंटा लगा है। और टोटल जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 22 और 44 यानी कि 66 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने समय में तय कर रही है, तो 3 घंटे में तय कर रही है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत जो चाल है वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो यहाँ से जाने की औसत गति हमारी निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, तो 22 क्या हो जाएगी, जाने की औसत गति निकल के आ जाएगी, क्योंकि कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। अब वापस आते समय आपसे पूछ रहा है, तो देखिए अब दिया है कि जो टोटल जो औसत चाल है वो कितनी है, 34 है। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 34 बराबर हो जाएगा कुल दूरी। तो मतलब एक साइड की जो दूरी 66 चलेगा तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणे 66 हो जाएगी। और कुल दूरी तय करने में लगा समय, तो पहले कितने घंटे लग रहा था, 3 घंटे, तो ये 3 घंटे हो जाएगा। अब कितना लगेगा, तो अगर दूरी 66 है, मैं मान लेता हूँ भी चाल से चल रहा है वापस, तो ये समय लग जाएगा। बस इसको सॉल्व करके भी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए 2 से कट करेंगे तो ये 17 बार चला जाएगा, इस 17 का इसमें तिरिया गुणा हो जाएगा, तो 17 ते 51 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 17 गुणे 66 और बटा भी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 66 के बराबर हो जाएगी। इस 51 को बराबर के उधर लेके चले जाएंगे तो 66 में से 51 घट जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा। तो यहाँ से भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भी की वैल्यू हो जाएगी 17 गुणे 66 और डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 15 चौको 60 हो जाएगा, दशमलव 15 चौको 60 यानी कि 4.4 हो जाएगा। भी बराबर 17 का गुणा करेंगे तो 17 चौको 68 और 17 चौको 68
और 68 और 6 कितना हो जाएगा 74, यानी कि 74.8 क्या हो जाएगा उसकी वापसी करते समय स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई का मान कितना होगा। तो देखिए आप इसको या तो बेसिस से कर सकते हैं या तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो चूंकि सारे ऑप्शन आपके अलग हैं तो वैल्यू पुटिंग से इसको कर देते हैं। तो फाई की वैल्यू अगर मैं 45 अंश मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस टेन 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, प्लस कॉट 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, माइनस सेक 45 अंश का मान होता है √2, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू कोसेक स्क्वायर फाई इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 3 और 1 4, 4 1 5 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 1, प्लस में 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास कितना होगा, ये आपको बताना है। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इसकी वैल्यू आपको दिया है 160 पाई दिया है। तो यहाँ से ऊंचाई की वैल्यू रख देंगे तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसे 3 का इधर गुणा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 160 इंटू 3 के, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगी। आपसे पूछ कर रहा था कि इसके आधार का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो व्यास कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है कि सभी पदों का योग, यानी कि इसका इसमें गुणा करिए और गुणा करने के बाद से इन सब का आप क्या करिए योग निकाल लीजिए। और योग निकालने के बाद से क्या करेंगे कि जो विद्यार्थियों की जितनी संख्या टोटल है उससे आप भाग दे देंगे तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका माध्य निकल के आ जाएगा। लेकिन चूंकि ऑप्शन पर अगर एक नज़र डालें तो सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, जो यूनिट डिजिट है वो अलग है। तो इसका मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट्स हम चेक कर लेते हैं। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 6 के 48 यानी 8 हो जाएगा, प्लस 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6, 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 2 हो जाएगा, यानी 8 4 12, 12 और 6 18 और 2 20, यानी कि लास्ट में 0 आना चाहिए। और नीचे क्या हो जाएगा पदों की संख्या, तो 1 8 1 9 हो जाएगा, 9 5 14, 14 और 6 20 और 8 28, यानी कि 8 में किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो 8 में 9 का गुणा करेंगे तो 72 2 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 में 6 का गुणा करेंगे तो 48, लास्ट में 8 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 45, यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो शेष दूरी की 7/9 है। तो शेष दूरी अगर 9 है तो उसने कितनी दूरी तय की, तो 7 दूरी उसने तय की। तो कह रहा है कि उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो ये 7 दूरी कितने समय में तय कर रहा है, तो 1 घंटा 15 मिनट में। 15 मिनट को क्या करेंगे घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं सिंप्लीफाई करके 5/4 घंटा लिख सकता हूँ। अब देखिए अगर टोटल दूरी अगर मैं निकालूँ तो 7 में 9 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा, और क्वेश्चन में टोटल दूरी दिया कितना है, तो 16 की वैल्यू 54 दिया है। तो यहाँ से 7 की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 54/16 हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 54/16 इंटू 7 हो जाएगी। अब इस दूरी को तय कितने समय में करना है, तो ये करना है 5/4 घंटे में। तो 54/16 गुणे 7 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये देखिए 4 से कट करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, इस 5 का इसमें 4 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 गुणे 7 और डिवाइडेड बाई 5 चौको 20 हो जाएगा।
भाग दे देंगे तो 27 दूना के 54 हो जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा। 27 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 4 18 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 189 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगते ही 18.9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश रुपये 5,000 की राशि और शिवम रुपये 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए इनके राशि में अंतर कितना है। जो 360 रुपये इसको अधिक मिल रहा है वो किस वजह से अधिक मिल रहा है, क्योंकि इस 5,000 की जगह पे उसको कितना मिला है तो 9,000 मिला है। इसका मतलब 4,000 रुपये अधिक किसको मिला है, इसी पे कितना ब्याज मिल रहा है तो इस पे 360 रुपये का ब्याज मिल रहा है अधिक उसको। और कितने समय के लिए तो 3 वर्षों के लिए। और आपसे रेट यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई 100 करके आर की वैल्यू निकाल देंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 4 9 36 यानी कि 90 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3% हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं क्वेश्चन जैसे बोल रहा वैसे लिख देता हूँ। तो मैं अगर माता की आयु को x मानता हूँ और पुत्री की आयु को y अगर मानता हूँ, ये आपकी माता की है और ये पुत्री की है, तो पहले वाले कंडीशन के अनुसार क्या कर रहा है कि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना है, यानी कि 3x उसके पुत्री की वर्तमान आयु के 5 गुने से 36 अधिक है, यानी कि 5y और अगर प्लस 36 करें तो उसकी माँ की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y बराबर किसके हो जाएगा 36 के, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आगे क्वेश्चन कह रहा है पुत्री की आयु का 3 गुना यानी कि 3y माता की आयु से 4 वर्ष कम है। तो माता की आयु से 4 वर्ष कम है, इसका मतलब अगर इसमें 4 कर दें तो ये माता की आयु यानी x के बराबर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 3x की वैल्यू इतना है, यहाँ पे x की वैल्यू इतना है, तो इसमें 3 का गुणा कर लेंगे तो ये 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 9y और प्लस 4 3 12 हो जाएगी। अब ये 3x और 3x यानी कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो बराबर करेंगे तो यहाँ से आपका 9 में से 5 घट जाएगा तो 4y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 में से 12 घटा देंगे तो 24 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। तो जैसे ही y की वैल्यू 6 निकल के आ गई, आप इसमें या किसी में भी रख दीजिए तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी कि उसकी माता की उम्र कितनी हो जाएगी 22। आपसे पूछ रहा है कि उनका अंतर, तो 22 और 6 इसका अंतर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीपेश के पास 168 लीटर तेल ए और 234 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही होता है और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना होगा, जिससे कि दीपेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल को इन कंटेनरों से भरा जा सके। तो इस तरह की क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। सीधे आपको इतना बड़ा क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि सीधे आपको इन दोनों का HCF निकालना है, यानी कि 168 और 234 का HCF निकालना है। तो या तो आप इसका HCF निकाल दीजिए या तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो देखिए ये दोनों 10 से विभाजित नहीं होंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है। 5 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 बचे। तो इसमें से 6 से चेक करना आसान है क्योंकि देख लेते हैं कि ये संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो 6 से भी होगी। तो देखिए 2 से तो विभाजित हो रही क्योंकि लास्ट में 8 और 4 है। 3 से चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये 6 हो जाएगा, 8 1 9, ये 3 से विभाजित है। ये आपका 3 4 2 6, ये 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 6 हो जाएगा। 14 हम चेक नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक सम बहुभुज के लिए अंतःकोणों का जो योगफल है उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। तो कह रहा है कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप अगर x अंश है तो x का मान कितना होगा। तो देखिए 250% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पहले वो लिख लेते हैं। तो 250/100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 25 दहा में 250 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करें तो 2 से कट करेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि अंतःकोणों का जो योगफल है उसके बाह्य कोण के योगफल से 250 गुना अधिक है। यानी कि अगर बाह्य कोण अगर 2 है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, इससे 5 अधिक, यानी कि 7 जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये अंतःकोण का मान हो जाएगा। और ये जो है वो बाह्य कोण का मान हो जाएगा। तो किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोणों का जब योगफल करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से 7 2 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 180 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 9 दूना के 18 यानी कि 20 अंश के बराबर हो जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि अंतःकोण की माप, यानी कि 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 20 अंश है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 140 अंश हो जाएगी। तो 140 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षणों 79, 92, 39, 57, 91, 28, 74, 90 और 44 का समांतर माध्य कितना होगा। तो समांतर माध्य मैं बता चुका हूँ कि सारे पदों को आप जोड़ लीजिए और पदों की संख्या से अगर आप भाग कर दीजिए तो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। तो बढ़िया तरीका ये हुआ कि आप यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए, जैसा कि मैं बताता हूँ। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा, 7 27, 1 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 4 40 और 4 44, यानी कि ऊपर 4 आएगा। पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 में किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 4 आएगा। तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो ये नहीं होगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो ये भी 9 आएगा, तो ये भी 4 नहीं आएगा। 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 54, लास्ट में 4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में 66 दिया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक तरीका यही है कि इन सबको आप जोड़िए और जोड़ने के बाद से पदों की संख्या 9 है उससे भाग दीजिए, तो वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माल रुपये 450 में खरीदा गया और 1/3 माल 10% की हानि पर बेचा गया तथा पूरे लेन देन पर 20% का उसको लाभ प्राप्त हुआ, तो कह रहा है कि शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाना चाहिए। तो आप या तो इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं या तो आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन आसान होगा। यहाँ पे 450 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैल्यू आपके परसेंटेज में दी है। तो देखिए खरीदा गया है तो 1/3 माल, यानी कि अगर टोटल माल अगर 3 है तो एक जो माल है वो कितने परसेंट पे, तो 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो बचा दो माल होगा, उसको कुछ पे बेचा होगा और जो टोटल लेन देन है उस पर कितने का, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए। तो देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए कुछ भी आती है, ये मुझे मालूम नहीं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस 30 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो ये आपका 15 गुना है, क्योंकि इसे 2 का मान 30 आया है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये भी इसका क्या हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 15 आएगा। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि इससे अगर मैं 20 घटाता हूँ तो 15 आएगा। तो अब ये सी बात है, इसकी जगह पे क्या होगा, 35 होगा, क्योंकि 35 में से 20 अगर हम घटाएंगे तो 15 आएगा। तो 35% का क्या होगा, इसको लाभ प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी आपको प्लस या माइनस दिखे उसको अलग करके सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए, तो ये 20 में अगर हम 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24, यानी कि 240 हो जाएगा। इसमें से 12 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 12 माइनस करेंगे तो 228 हो जाएगा। अब ये 228 यहाँ तक की वैल्यू निकल के आ गई। इसको देख लेते हैं। तो 17 का क्यूब है और ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें से 100 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 128 हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ना है, तो ये 17 का क्यूब जोड़ना है। तो 17 का क्यूब अभी मुझे मालूम नहीं है तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 13 दूना के 26, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 जोड़ लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ना है, तो 17 का क्यूब जोड़ना है इसमें आपको।
तो देखिए अगर यूनिट डिजिट से चेक करें तो ये 2 है, 7 का क्यूब करेंगे तो 49, 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 63, 3 2 5, यानी लास्ट में 5 आना चाहिए। तो लास्ट में 5 1 में दिया है और 3 में दिया है, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके 5 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो आप डिजिट सम से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका डिजिट सम होगा 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, तो 7 1 8 हो जाएगा। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा। 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। यानी कि 64 का डिजिट सम होता है 1, 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8, यानी कि 8 और 6 14, यानी कि डिजिट सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए इसका 5 5 10 5 15 15 का डिजिट सम 6 आएगा, तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 8 शर्ट जो है 550 रुपये प्रति शर्ट और 10 पैंट 1000 रुपये प्रति पैंट और 12 जोड़ी जूते जो कि 850 प्रति जोड़ी की दर से खरीदें। तो प्रति वस्तु औसत व्यय कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए 550 रुपये के हिसाब से इसने कितने खरीदे, तो इसने 8 खरीदे। ठीक है, आगे कह रहा है 1000 के हिसाब से इसने कितने खरीदे, तो 10 खरीदे। और 850 के हिसाब से इसने कितने खरीदे, तो 12 जोड़ी जूते खरीदे। तो ये टोटल उसकी कीमत हो जाएगी और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 10 18 और 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी 30 से हमें भाग देना है। तो सब में मुझे 10 दिख रहा है, तो 10 हटा दूंगा तो ये 0 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0 हट जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा। 8 5 40 और 4 44, यानी कि 440 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 12 5 60 हो जाएगा। 12 8 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा। इन सब को जोड़ लेते हैं और 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 2 और 4 6 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24, 3 दूना के 6 0, यानी कि 820 रुपये क्या हो जाएगा, इसकी औसत व्यय हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो इस तरीके से जो 9 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो भी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।